हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित रिएक्शंस। और भाई ये एक नया वीडियो आया है। वाई आइंस्टाइन वाज रॉन्ग अबाउट ब्लैक होल्स सिंगुलैरिटी एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। ये सब टेक्निकल चीजें हैं। ये वीडियो देख के हमें पता चलेगा। ये ध्रुव राठी साहब की वीडियो है। उनका चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई, ठीक है। और वीडियो देखते हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। इन्हें देखने का काफी ज्यादा मजा आता है भाई मुझे। आई एम इंटरेस्टेड इन टेक्निकल थिंग्स, ओके। तो वीडियो देखते हैं और वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। बट वीडियो देखने से पहले यू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट, ओके। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। सो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हाँ, ब्लैक होल्स है भाई, ब्लैक होल्स और ब्लैक होल्स है। ब्लैक होल्स के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो शायद वो सब कुछ गलत है। शायद सदी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी गलत प्रूव हो चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के एक जीनियस मैथमेटिशियन डॉक्टर रॉयकर, जिन्होंने 1963 में खुद ब्लैक होल्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी, यानी वो पॉइंट जहां पर उसका सारा मास और ग्रेविटी केंद्रित होता है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, जिस कॉन्सेप्ट में आइंस्टाइन बिलीव किया करते थे। अब इसका मतलब समझ रहे हो? वेल, किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ही एक्चुअल ब्लैक होल होता है। उसी की इंटेंस ग्रेविटी के जरिए ही इवेंट होराइजन क्रिएट होता है और ब्लैक होल्स चीजों को अपने अंदर सक करते हैं। सो जब सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस भी एक झूठ है? और अगर चलो हाइपोथेटिकली हम ये मान भी लेते हैं कि हाँ, ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस एक झूठ है, तो साल 2019 में नासा ने जो ब्लैक होल की ये इमेज पब्लिश की थी, फिर वो क्या थी? क्या ब्लैक होल्स अपने इवेंट होराइजन के साथ बिना सिंगुलैरिटी, यानी बिना किसी ग्रेविटी के स्रोत के एग्जिस्ट भी कर सकता है, या फिर सिंगुलैरिटी के बदले उनमें कुछ और चीज होती है जो उनके इंटेंस ग्रेविटी को जन्म दे रही है? और अगर हां, तो ब्लैक होल्स के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है? वेल, टू फाइंड आउट हमें सबसे पहले इस पूरे गुत्थी के एकदम जड़ तक जाना होगा, विच इज आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां से ब्लैक होल्स, सिंगुलैरिटी, वर्म होल्स, डार्क मैटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट हुए। सो आई वुड हाईली सजेस्ट आप इस पार्ट को किसी भी हालत में स्किप नहीं करना, क्योंकि जिनको भी ऐसा लगता है कि वो ग्रेविटी और स्पेस टाइम फैब्रिक के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, समझ लो 95% लोग गलत हैं। तो देखो, अब तक ना हमें जिस तरह से ग्रेविटी को विजुलाइज कराया गया है, लाइक एक स्पेस टाइम है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रखने पर उस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से वो कर्व हो जाता है, ये विजुलाइजेशन ही सरासर गलत है। क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि हम ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेविटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए ये मॉडल स्पेस टाइम कर्वेचर का एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। असल में कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी आती है, ग्रेविटी के वजह से कर्वेचर नहीं हाँ, ये तो है। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। इमेजिन करो कि एक पानी से भरा बकेट है और उसके अंदर आप एक बॉल डालते हो। अब इससे क्या होगा? ऑब्वियसली वो बॉल पानी के अंदर जितनी जगह लेगा उतना ही पानी वो साइड में ढकेल देगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? यही सेम चीज स्पेस टाइम के साथ भी होती है। अगर इस बॉल को मैंने स्पेस टाइम में रखा तो वहां पर वो जितनी जगह लेगा उतना ही स्पेस टाइम वो अपने साइड में ढकेल देगा, और इससे उसके अगल बगल के स्पेस टाइम में कर्वेचर बनेगा। और साइंटिस्टों का कहना है इसी कर्वेचर से उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी पैदा होती है, क्योंकि उस मैसिव ग्रेविटी क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्ट के अराउंड दूसरे ऑब्जेक्ट्स कर्व्ड पाथ्स में ट्रैवल करने लगते हैं, और सारे कर्व्ड पाथ्स इवेंचुअली उस मैसिव ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब अट्रैक्ट आखिर कैसे होते हैं? वेल, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट, आप, मैं, एक बॉल, सभी एक स्टेट ऑफ फ्री फॉल में होते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को कर्व कर देता है तो हम स्ट्रेट फ्री फॉल से कर्व्ड फ्री फॉल में आ जाते हैं, और पाथ के कर्वीनेस की वजह से हमारे फॉल का डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास की तरफ चला जाता है, जिससे अट्रैक्शन जैसा एक फील क्रिएट होता है, और इसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम एक इजी इंटरप्रिटेशन से भी समझ सकते हैं, जो है जनरल रिलेटिविटी का रिवर मॉडल। मे बी ये एनालॉजी आपको इजी लगे, या फिर पहले वाली आप आजमा लो। सो जनरल रिलेटिविटी का रिवर मॉडल कहता है कि हमारे स्पेस टाइम में जब एक कर्वेचर बनता है तब उस गड्ढे में चीजें इसीलिए नहीं गिरती क्योंकि वो चीजें उस गड्ढे में लुढ़क जाती है, वो इंस्टेड उस गड्ढे में इसीलिए गिरती है क्योंकि उसके नीचे मौजूद स्पेस टाइम उन ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ लेकर उसमें गिरने लगता है। बेसिकली जब भी स्पेस टाइम में कर्वेचर बनता है तब स्पेस टाइम किसी वाटरफॉल की तरह बिहेव करने लगता है, जो उस पर तैर रही चीजों को बहाकर
कर्वेचर में गिराने लगता है। अब आपको भी ये पता होगा, इट्स प्रीटी मच अ कॉमन सेंस, हम किसी भी वाटरफॉल के एज की ओर बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे पानी का बहाव और तेज होने लगता है। सो ऐसे में अगर आप एक बोट में हो और आपको अपने आप को वाटरफॉल में गिरने से बचाना है, तो जैसे जैसे आप एज के नजदीक पहुंचोगे, आपको ऑपोजिट दिशा में बोट को उतने ही तेजी से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह इसमें कामयाब हो गए तो टेक्निकली आप मूव कर रहे होगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर भी आप पॉज्ड से नजर आओगे एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। अब ब्लैक होल के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल वही पॉइंट होता है जहां पर बस एक छोटी सी गड़बड़ और खेल खत्म। क्योंकि यूजुअली ब्लैक होल्स के कर्वेचर का जो एज होता है, यानी उसका इवेंट होराइजन, वहां पर स्पेस टाइम के बहाव की स्पीड लाइट स्पीड तक पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ विच ब्रह्मांड की कोई भी चीज उसके विपरीत दिशा में नहीं जा सकती एक्सेप्ट जस्ट लाइट। सो अब समझे कि ब्लैक होल में सारी चीजें क्यों गिरती हैं। अब जानते हैं कि ये सब मैंने आपको क्यों बताया। वेल, देखो, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी उसके एज तक यहां पर सब कुछ सेंस बनाता है, लेकिन आपको भी पता है ब्लैक होल को ब्लैक होल कहते ही इसीलिए क्योंकि उसमें से लाइट भी एस्केप करके नहीं जा सकती। अब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम ये एज्यूम करें कि इवेंट होराइजन के पार स्पेस टाइम का बहाव लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज हो जाता है, और सिर्फ स्पेस टाइम का ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट या इवन लाइट रे ब्लैक होल के अंदर जाए वो लाइट स्पीड से वापस बाहर नहीं आ सकती। और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। क्या कोई भी चीज इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? और ये जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का खुद का कहना है। सो ऑल इन ऑल, जिस एजम्पशन के बेसिस पर जीटीआर बनी हुई है, ब्लैक होल्स के अंदर वही एजम्पशन ब्रेक हो जाता है। और ऐसे में ब्लैक होल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई कर लिया तो हमें वियर्ड रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, और उसी पॉइंट को सभी साइंटिस्टों ने नाम दिया सिंगुलैरिटी। बट इन साइंटिस्टों के इस ग्रुप में एक फिजिसिस्ट ऐसे थे जो सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनको इस कॉन्सेप्ट में ही एक मेजर फ्लॉ नजर आ रहा था। उनके अकॉर्डिंग ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट जिस एजम्पशन के बेसिस पर बना है कि सभी ब्लैक होल स्टेशनरी होते हैं, वो एजम्पशन ही सरासर गलत है। क्योंकि कोई ब्लैक होल कैसे बनता है? जब एक मैसिव सा स्टार फटता है तब, राइट? और फिजिक्स का एक काफी बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अनुसार कोई भी रोटेटिंग बॉडी तब तक रोटेट करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, या तो उससे कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं करता। अब इस लॉ के हिसाब से ब्लैक होल भी तो रोटेट करना चाहिए, और यही वो वजह है जिसने रॉय के मन में एक डाउट पैदा कर दिया, जिसके जड़ तक जाते जाते ही रियलाइज कि सिंगुलैरिटी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। देखो, हमें अब तक बताया गया है कि सिंगुलैरिटी तभी बनती है जब ब्लैक होल स्टेशनरी होता है और सिर्फ उसका इवेंट होराइजन घूमते रहता है, जिसके वजह से उसमें चीजें कुछ इस तरह से गिरती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में जाने वाली सभी चीजें वहां पर एक ही पॉइंट पर गिर रही है, और इसीलिए उस पॉइंट पर ग्रेविटी का दबाव इन्फिनिट हो जाता है, एंड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ विच इसे साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब यहां तक तो सब कुछ पानी की तरह क्लियर है कि कैसे स्टिल रहने वाले ब्लैक होल में सिंगुलैरिटीज बनती है, पर जैसे कि हमने जाना कि ब्लैक होल्स तो स्टेशनरी नहीं होते, वो तो रोटेट करते हैं, जिसके वजह से उसमें पॉइंट सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कोई ब्लैक होल घूम रहा है तो उसके घूमने की वजह से इवेंट होराइजन को पार करने वाली चीजें ऐसे उसके इर्द गिर्द गोल घूमते घूमते सेंटर की तरफ बढ़ेगी, यानी कि ब्लैक होल के अंधेरे से भरी गहराइयों में इन चीजों का मोशन मौत के कुएं में घूम रहे बाइक्स जैसे होगा। जैसे मौत के कुएं में तेजी से घूमने की वजह से बाइक्स नीचे गिरती है, वैसे ही यहां पर भी तेजी से घूमने की वजह से चीजें सीधे ब्लैक होल के अंदर किसी पॉइंट पर नहीं गिरेगी, बल्कि बस रिंग के मोशन में घूमती ही चली जाएगी टिल इटर्निटी। दिस मीन्स कि सारा मास किसी सेंटर पॉइंट पर नहीं बल्कि एक रिंग के मोशन पर कॉन्सेंट्रेट होगा। इन शॉर्ट, कहने का मतलब यह है कि सिंगुलैरिटी एक पॉइंट के रूप में नहीं बल्कि एक रिंग के मोशन के रूप में एग्जिस्ट करती है, और इस आर्गुमेंट ने सिंपली ब्लैक होल्स घूमते हैं, इस सिंपल फैक्ट के बेसिस पर आइंस्टाइन की थियरी को गलत साबित कर दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि केर के इस एक्सप्लेनेशन के बाद क्या आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके हमने जितनी भी डिस्कवरीज की है उन सभी के कैलकुलेशंस यूजलेस साबित हो जाएंगे? वेल, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा जीपीएस सिस्टम
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के फेमस टाइम डायलेशन प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर मंडराते रहते हैं और उनके इतने दूर होने की वजह से उन पर पृथ्वी के सरफेस के मुकाबले ग्रेविटी का असर कम पड़ता है। अब ऐसे में उन जीपीएस सैटेलाइट्स में जो क्लॉक्स लगे हुए हैं वो हमेशा पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों के कंपैरिजन में तेज चलते हैं और उसी के सॉल्यूशन में सभी जीपीएस सैटेलाइट्स के क्लॉक्स की स्पीड कम की जाती है रिलेटिविटी के कैलकुलेशंस को यूज करके, ताकि वो पृथ्वी के टाइम से एग्जैक्ट मैच करे। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम शाम को रास्ते पे निकलेंगे और हमें सुबह के ट्रैफिक का डेटा मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिटरली लास्ट मिनट तक एक्यूरेट होता है। यानी कि इसका मतलब हमारी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के करंट अंडरस्टैंडिंग में अब भी काफी ज्यादा वजन है। सिर्फ आइंस्टाइन की थियरी जो चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी, जैसे सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है और बिग बैंग से पहले क्या था, यहीं पर वो थियरी अटकती थी। सो शायद ये नया रिंग वाला सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट बस ओरिजिनल जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक एडिशन है, एक अपग्रेडेशन है। कि अब तक रॉकेट लॉन्चिंग के लिए हम न्यूटन की ग्रेविटी इस्तेमाल कर रहे थे, फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग से दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हम आइंस्टाइन के जीटीआर पर आए, और अब तक ब्लैक होल के अंदर की चीजें समझने के लिए जो थियरी मिसिंग थी उसकी जगह शायद ले ली है रॉय केर की इस थियरी। अब ग्रेविटी को लेकर जो समझना सिर्फ बाकी रह गया है वो है सिर्फ क्वांटम ग्रेविटी और उसके ट्रू नेचर को। वेल, वी डोंट नो व्हाट्स इनसाइड सिंगुलैरिटी। आफ्टर ऑल वहां पर मौजूद पार्टिकल्स क्वांटम इफेक्ट्स दिखाना शुरू करते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे एक सिंगुलैरिटी के अंदर। ऐसे में सिंगुलैरिटी को पूरी तरह से समझने के लिए एक ऐसी थियरी का होना जरूरी है जो क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी के इफेक्ट्स को भी समझ सके। लेकिन अब तक साइंटिफिक कम्युनिटी का ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम रहा है, जो है क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी, इन दोनों फंडामेंटल थियरीज को जोड़ सक पाना। अब आखिर क्यों क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसके एक नहीं बल्कि कई सारे रीजंस है और उन्हें ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल में अपने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आपको एक काफी इन डेप्थ पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि साइंस कम्युनिटी में आखिर चल क्या रहा है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद। तो ये थी भाई गौरव ठाकुर साहब की वीडियो। इसमें अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कोई गलत नहीं है, मगर उसमें एडिशन किया है सिंगुलैरिटी, रिंग सिंगुलैरिटी। मतलब जो ब्लैक होल्स हैं वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, या उसके आगे पीछे जो चीज़ें घूमती है लाइट की स्पीड से घूमती हैं। और ब्लैक होल ऐसी चीज़ है जो लाइट को भी अपने अंदर से निकलने नहीं देती। तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी उनमें बताया था कोई सिंगुलैरिटी एक जगह है, एक स्पेस का एक हिस्सा है, उसका ब्लैक होल की स्पेस का एक हिस्सा है जहाँ पे सारा का सारा मास वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो वो है नहीं उसमें ये जो मैथमेटिशियन है या साइंटिस्ट है इधर के न्यूजीलैंड के, शायद उन्होंने कहा कि वो एक रिंग में चलते हैं। अब ये वीडियो आपने सारी देखी होगी तो फिर आपको पता होगा कि रिंग सिंगुलैरिटी है। इट्स ए रिंग सिंगुलैरिटी। जैसे हम एक बॉल फेंकते हैं भाई, बॉल फेंकते हैं तो बॉल पानी में अगर फेंकते हैं पानी में, तो जो पानी उस बॉल से निकलता है, जहां पे बॉल गया वहां से पानी आगे पीछे होता है, उसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। मगर नीचे एक कर्वेचर बनता है, उसके आगे पीछे जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिंग लेवल पे घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही ये रिंग सिंगुलैरिटी है। जो भी ब्लैक होल में कोई चीज पड़ेगी तो वो रिंग सिंगुलैरिटी में घूमना शुरू कर देगी। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको अच्छे से समझ आ गया। मैं इतना डीप में समझा नहीं सकता, ये गौरव ठाकुर साहब ने अच्छे से समझाया कि भाई ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या आइंस्टाइन की थ्योरी है, इट्स नॉट रॉन्ग तो नहीं है, रॉन्ग नहीं कह सकते भाई। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे वो। तो उनकी किताबें पढ़ के मैंने भी उनकी किताबें पढ़ी हैं। E = mc² वगैरह पढ़ा मैंने। तो
बस इन्होंने एडिशन किया कि भाई सिंगुलैरिटी पे नहीं है, ये जो मास है रिंग सिंगुलैरिटी है, वो घूमता रहता है। ठीक है, जैसे मौत का कुआं होता है, मौत के कुएं में जब मौत का कुआं आपने देखा होगा सर्कस में लगता है, तो उसमें उसमें जो होता है कि भाई एक कार घूमती है, वो पूरा गोल 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 उस फट्टे लगाए होते हैं तो उसके साथ घूमते रहते हैं, जो सर्कुलर फट्टे लगाए होते हैं तो उस पर घूमते रहते हैं। वैसे ही ये जस्ट सिंगुलैरिटी क्या है, रिंग सिंगुलैरिटी क्या है, कोई मास पड़ेगा या बीच में कुछ भी पड़ेगा ब्लैक होल के बीच में, तो वो सिंगुलर रिंग लेवल पे वहां पे घूमता रहेगा। सिंगुलैरिटी वहां पे सिंगुलैरिटी होगी जरूर, बट रिंग लेवल पे वो घूमता रहेगा और लाइट की स्पीड से घूमता रहेगा। दैट्स वाई उसके बीच से कुछ जा नहीं सकता। लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है। अभी तक साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया हुआ है कि लाइट की स्पीड से जाना बड़ा मुश्किल बात है। अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं इंसान ने क्रिएट की, या दुनिया में या वर्ल्ड यूनिवर्स में कोई चीज़ ऐसी डिस्कवर नहीं हुई जो लाइट की स्पीड से चलती हो। ठीक है, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। अभी तक नेचर में यही डिस्कवर हुआ है कि लाइट की स्पीड इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, सबसे तेज़ स्पीड होती है लाइट की। तो ये भाई गौरव ठाकुर साहब ने बड़ा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये इनकी गेट सेट फ्लाई चैनल का मैं फ़ैन हूँ भाई, तो इस पर मेरे को रिएक्शन देना बड़ा अच्छा लगता है भाई। या अब मैंने मूवीज़ फिल्मों का रिएक्शन देना बंद कर दिया, इन पे रिएक्शन देना बड़ा अच्छा लगता है भाई। गौरव ठाकुर जैसे या ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर ये पूरी रिसर्च, हाई लेवल की रिसर्च करते हैं, हाई लेवल की डीप लेवल की रिसर्च करते हैं और वो वीडियो क्रिएट करते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो उन वीडियोस को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे उन पे रिएक्शन देना बड़ा मज़ा आता है भाई। ये कितना, और देखो ये वीडियो तो बनाते हैं, ठीक है, वीडियो तो बनाते हैं, इस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा इसकी रिसर्च होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तभी वीडियो क्रिएट होती है भाई। वीडियो क्रिएट इतनी आसानी से नहीं की जाती। वीडियो लोग इसीलिए देखते हैं कि उसमें उन्होंने कुछ चीज़ कंटेंट बताया। कंटेंट क्रिएटर हैं, ये कंटेंट क्रिएटर हैं, तो बड़ा हाई लेवल की रिसर्च करके इन्होंने ये वीडियो क्रिएट की होती है, जिसमें नॉलेज होती है, एक्सट्रीम नॉलेज होती है, समुद्र की नॉलेज से भी बड़ी गहरी नॉलेज होती है। दैट्स वाई ये इनकी वीडियो में मैं रिएक्शन देता हूँ। ठीक है, मेरे को अब ऐसी वीडियोस पे रिएक्शन देना काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप मेरे रिएक्शन पे आप कमेंट्स करते रहिए और एंजॉय करते रहिए वीडियोस। हाँ, मेरी वीडियोस एंजॉय करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और देखते रहिए मोहित रिएक्शन। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, मेरे को कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उसके आगे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए मेरी वीडियो को। ठीक है, तो कमेंट्स करते रहिए। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक्स।